मतलब आप लोग में कम से कम 40 से 50 एडमिशन है, आने वाले आधे हैं, क्यों? बाकी आधे लोग कहाँ गए, क्यों? मतलब रक्षाबंधन था एक बहाना, रक्षाबंधन बीत गया, और पुलिस का पेपर था वो भी बीत गया, क्यों? अब कौन सा पेपर लगा है? अभी पेपर है क्या? अभी पेपर तो आप कोई बता रहा था 3 सितंबर को लास्ट पेपर था। अभी है क्या पेपर, क्यों? लास्ट पेपर कब है यार? 9 को है, 9 के बाद कोई पेपर ही नहीं है। मतलब 9 तक लास्ट पेपर है ना? चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 9 के बाद मतलब सारे आ जाएंगे, क्यों? है कि नहीं? वही मैं सोच रहा हूँ, बताओ एडमिशन 50 है, आने वाले आधे हैं, 2 को आएंगे कल, 2 को वही भी नहीं करेंगे, मतलब घर आ जा रहे हैं और प्रॉपर डिस्कशन हो रहा है। ठीक, चलिए क्या पढ़ा रहे थे, क्यों? नागरिकता चीजें हम लोग बेसिक चीजें जान लिए थे ना, चलिए उससे क्या आगे लिखिएगा, कंटिन्यू करिएगा। लिखिएगा NRI, नॉन रेजिडेंट। चलिए उससे क्या आगे कंटिन्यू करिएगा, राज नॉन रेजिडेंट इंडिया, इंडिया। हिंदी में लिखिएगा अप्रवासी भारतीय। चलिए लिखिएगा अप्रवासी भारतीय, लिखिएगा अप्रवासी भारतीय, लिखिएगा नॉन रेजिडेंट इंडिया, अप्रवासी भारतीय। चलिए हो गया, बोलो। चलिए लिखिएगा, हेडिंग डालिए आप लोग, चलिए डालिएगा। कल ज्यादा डांट दिए थे क्या तुमको यार, क्यों? कल ज्यादा डांट दिए थे क्या, आज 2 4 नहीं आए, क्यों सब? देखो डांटना हमारा हक है, नहीं पढ़ोगे तो डांटेंगे ना, है कि नहीं? आप सोचो कि सर आए पढ़ा के चले, पूछ भी ना करें, है कि नहीं? ये गलत चीज है ना। आप लोग की भलाई के लिए पूछते हैं, आप लोग नहीं पढ़ोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्यों? चलिए लिखिएगा, वह भारत का नागरिक, लिखिएगा वह भारत का नागरिक जो किसी अन्य देश में, वह भारत का नागरिक जो किसी अन्य देश में अस्थाई, अस्थाई ऐसे लिखिएगा, यहां पे लिखें अस्थाई रूप से, वह भारत का नागरिक जो किसी अन्य देश में अस्थाई रूप से, अस्थाई रूप से लगभग 183, 183, वह भारत का नागरिक जो किसी अन्य देश में अस्थायी रूप से लगभग 183 दिनों तक, वह भारत का नागरिक जो किसी अन्य देश में, किसी अन्य देश में लगभग 183 दिनों तक रह रहा हो, किसी अन्य देश में लगभग 183 दिनों तक रह रहा हो, रह रहा हो, रह रहा हो, तो वह सभी अप्रवासी भारतीय कहलाएंगे, तो वह सभी अप्रवासी भारतीय कहलाएंगे, तो वह सभी अप्रवासी भारतीय कहलाएंगे। चलिए लिखिएगा नेक्स्ट, PIO, PIO का फुल फॉर्म लिखिएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिखिएगा, भारतवंशी या भारत के मूल व्यक्ति, लिखिएगा PIO, इसका फुल फॉर्म ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसे भारतवंशी भारत के मूल व्यक्ति कहते हैं। लिखिएगा वह भारतीय जो भारत की नागरिकता त्याग कर, वह भारतीय जो भारतीय नागरिकता त्याग कर, वह भारतीय जो भारतीय नागरिकता त्याग कर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, वह भारतीय नागरिक जो भारतीय नागरिकता त्याग कर, वह भारतीय नागरिक जो भारतीय नागरिकता त्याग कर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, तो ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, तो ऐसे व्यक्तियों को ग्रहण कर लिया हो, ऐसे व्यक्तियों को भारतवंशी या भारत के मूल व्यक्ति कहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भारतवंशी या भारत के मूल व्यक्ति कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भारतवंशी या भारत के मूल व्यक्ति कहते हैं। जैसे जैसे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक ना। जैसे, जैसे लिखिएगा सुनीता विलियम्स, लिखिएगा जैसे सुनीता विलियम्स, जैसे सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला,
ऋषि सोनक, ऋषि सोनक इत्यादि, कल्पना चावला, ऋषि सोनक इत्यादि, ऋषि सोनम नहीं, सोनक, ऋषि सोनक इत्यादि, ऋषि इत्यादि। अब हेडिंग डालिएगा, नोट, नोट में लिखेगा, नोट में लिखेगा। लिखेगा 2003 में लिखेगा 2003 में लक्ष्मी मल सिंधवी, ऐसे लिखेंगे भैया, लक्ष्मी मल सिंधवी कमेटी की सिफारिश पे, 2003 में लक्ष्मी मल सिंधवी कमेटी की सिफारिश पे, 2003 में, यहां पे लिखें 2003 में लक्ष्मी मल सिंधवी कमेटी की सिफारिश पर, हो गया। 2003 में, नोट में लिखेगा 2003 में लक्ष्मी मल सिंधवी कमेटी की सिफारिश पर 16, हाँ यहां पे लिखें 16 देशों के, 16 देशों के भारतीय नागरिकों को, 16 देशों के भारतीय नागरिकों को, 16 देशों के भारतीय नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई। 16 देशों के भारतीय नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान की गई, नागरिकता प्रदान की गई। लिखेगा इन 16 देशों के भारतवंशियों को, लिखेगा इन 16 देशों के भारतवंशियों को, इन 16 देशों के भारतवंशियों को धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, इन 16 देशों के भारतीयों को धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। इन 16 देशों के भारतवंशियों को धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। राजनीतिक क्षेत्रों में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। हो गया, बोलो कंप्लीट। लिखो अगली लाइन लिखेगा, लास्ट पॉइंट, इन 16 देशों के भारतवंशियों को, अगला लास्ट पॉइंट लिखेगा, इन 16 देशों के भारतवंशियों को, भारतवंशियों को राजनीतिक तथा प्रशासन, इन 16 देशों के भारतवंशियों को राजनीतिक तथा प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। इन 16 देशों के भारतवंशियों को राजनीतिक तथा प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। इन 16 देशों के भारतवंशियों को राजनीतिक तथा प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। दैट्स ऑल, इतना समझ लीजिए, तब आगे कंटिन्यू करके लिखवाते हैं। तो संविधान का पहला चैप्टर मैं उम्मीद करता हूं 1 से 4 तक आर्टिकल याद कर लिए होंगे, क्यों बोलो, है कि नहीं? कितने लोग याद कर लिए? तो जनसंख्या बढ़ गई ऑटोमेटिक, है कि नहीं? मैं यही चाहता था कि आप लोग सब लोग याद कर लो, है कि नहीं? अब आप लोग पढ़ ही नहीं रहते, बताओ, तब मुझे तब जाके और सस्ते उठाना पड़ा, क्यों बताओ? आप पढ़ो, आप देखो कितनी खुशी मिल रही होगी, है कि नहीं, कि देखो याद हो गया, है कि नहीं? अब तुम लोग याद नहीं करोगे तो हमें दुख होता था, है कि नहीं? बताओ, पढ़ा रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे डेली का डेली पढ़ा करो, याद किया करो। आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया, किसके बारे में? नागरिकता के बारे में। इंग्लिश में इसको सिटीजनशिप कहते हैं। कल हमने बताया डियर, नागरिकता संविधान का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, बेसिक पॉलिटी पढ़ चुके हैं, संविधान का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डियर भाग 2, आर्टिकल 5 से 11 तक। हमने आपको बताया डियर कि नागरिकता में आप बेसिक चीजें पढ़ेंगे, जो मैं कल आपको नागरिकता में बेसिक चीजें बता दिया था, दोबारा मैं रिवाइज कर दूंगा। इसके बाद एनआरआई के बारे में पढ़ेंगे, जो अभी जस्ट लिखवाया, पीआईओ के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आर्टिकल 5 से 11 तक आप इस चीज को जानेंगे। 5 से 11 बात पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे नागरिकता की व्यवस्था, कैसे भारत सरकार नागरिकता समाप्त कर सकती है, कैसे भारत सरकार नागरिकता दे सकती है, ये चीज को आप पढ़ेंगे। आपका पूरा नागरिकता चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं? कल मैंने आपको बेसिक चीजें नागरिकता में बताया था, जो आपको चीजें आनी चाहिए, और एग्जाम में बेसिक चीजें से भी एग्जाम में प्रश्न करके पूछी जाती है। मैंने बताया था कि संविधान के दूसरे चैप्टर में आर्टिकल 5 से 11 तक जो उल्लेख किया गया वो नागरिकता को उल्लेख किया गया, और पूछा जाता है कि हमारे संविधान के किस भाग में नागरिकता को उल्लेख किया गया? 2 में। और कहां कहां से आर्टिकल है? 5 से 11। मैंने आपको बताया था नागरिकता का जो कंसेप्ट है ब्रिटेन से लिया गया, और भारतीय संविधान में बताया एकल नागरिकता को उल्लेख किया गया। इसके बाद बताया अमेरिका में दोहरी नागरिकता को उल्लेख किया गया। विश्व का मात्र एक ऐसा देश स्विट्जरलैंड जहां पर तिहरी नागरिकता को उल्लेख किया गया। बता दें कल संसद के द्वारा नागरिकता पर सबसे पहले नियम कानून बना था 1955 में। 1955 के नागरिकता में कितनी बार संशोधन किया गया? 6 बार। समझिएगा, 2 मिनट लगेगा चीज को क्या क्या बताना चाह रहा हूं। यानी हमारे संविधान के दूसरे चैप्टर में आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता को उल्लेख किया गया, और नागरिकता का जो कंसेप्ट ब्रिटेन से लिया गया।
मैंने बता दिया कि हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया कि नागरिकता होता क्या। नागरिकता को जो परिभाषित करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था अरस्तु था, यानी अरस्तु एक विद्वान थे जिन्होंने नागरिकता को डिफाइन किया कि नागरिकता होता क्या। तो अरस्तु कहता है जैसे हमारे शरीर में प्राण की आवश्यकता होती है तो किसी भी व्यक्ति और किसी भी देश के लिए नागरिकता को होना मस्ट है। अगर हमारी और आपकी नागरिकता छीन ली जाए तो हमारे राइट्स अधिकार छीन ले जाएंगे, ना हम सामाजिक रूप से भाग ले सकते हैं, ना आर्थिक रूप से भाग ले सकते हैं, ना राजनीतिक रूप से भाग ले सकते हैं। इसलिए हर कंडीशन में नागरिकता को होना मस्ट है। अरस्तु कहता है जैसे हमारे शरीर में प्राण की आवश्यकता होती है तो किसी भी देश और किसी भी व्यक्ति के लिए नागरिकता को होना मस्ट है। और हमारे संविधान के भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता को किया गया और नागरिकता का कंसेप्ट मैंने बताया ब्रिटेन से लिया गया। तो पूछा जाता है कि हमारे किस भाग में नागरिकता को किया गया, 2 में, और नागरिकता का कंसेप्ट कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। और मैंने याद करने का ट्रिक बताया नागरिकता में एक शब्द आ रहा है नाग, और नाग की बनावट कैसी होती है, 2 जैसी, और संयोग से भाग 2 में किसका उल्लेख किया गया, नागरिकता का। नागरिकता में स्टार्टिंग में आ रहा है और लास्ट में ब्रिटेन में आ रहा है, और नागरिकता कंसेप्ट कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। बता रहे हमने कल की भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को लेकर किया गया। हमारा संविधान सभा बन रहा था, उसमें चर्चा की जा रही थी कि अमेरिका में 2 नागरिकता है, स्विट्जरलैंड में 3 नागरिकता है, ब्रिटेन में एकल नागरिकता। तो वैसे भारतीय संविधान को भी 2 नागरिकता और 3 नागरिकता दिया। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पूछा गया कि भारतीय संविधान की कैसे नागरिकता को उल्लेख किया जाए तो उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को उल्लेख किया जाए। एकल नागरिकता का मतलब होता है यार कि जो संपूर्ण कंट्री की नागरिकता होती है, पूरे देश की नागरिकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एकल नागरिकता कहते हैं। आज हम गौर से कहते हैं बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य मात्र था जहां पे जम्मू कश्मीर की 2 नागरिकता पाई जाती थी, एक जम्मू कश्मीर की नागरिकता और एक साथ में इंडिया की नागरिकता। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के 2 नागरिकता समाप्त करके संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता को उल्लेख किया गया। तो आज भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को उल्लेख किया गया, और एकल नागरिकता का मतलब होता है जो संपूर्ण कंट्री की नागरिकता होती है उसको हम क्या कहते हैं यार, एकल नागरिकता कहते हैं। आप देखेंगे यार अमेरिका में 2 नागरिकता को उल्लेख किया गया, यानी अमेरिका में आप देखेंगे यार 2 नागरिकता को उल्लेख किया गया। 2 नागरिकता का मतलब होता है यार कि एक कंट्री की नागरिकता के साथ साथ एक राज्य की नागरिकता, स्टेट की नागरिकता इंक्लूड कर दी जाती है, उसको 2 नागरिकता कहते हैं। अब विश्व का मात्र एक ऐसा देश स्विट्जरलैंड है जहां पे 13 नागरिकता को उल्लेख किया गया। 13 नागरिकता का मतलब होता है कंट्री की नागरिकता के साथ साथ एक राज्य की नागरिकता और साथ में एक जिले की नागरिकता इंक्लूड कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं, 13 नागरिकता कहते हैं। लेकिन हमारे देश में जो उल्लेख किया गया जैसे ब्रिटेन के संविधान में एकल नागरिकता है, वैसे भारतीय लोगों को भी एकल नागरिकता को उल्लेख किया गया। तो कोई पूछे यार कि हमारे संविधान के किस भाग में नागरिकता को उल्लेख किया गया, 2 में। कहां से आर्टिकल है, 5 से 11। नागरिकता किस देश से लिया गया, ब्रिटेन से। अमेरिका कैसी नागरिकता है, 2। स्विट्जरलैंड की नागरिकता। आप देखेंगे यार हमारे संविधान सभा द्वारा सबसे पहले नागरिकता के अनुच्छेदों को स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो 26 नवंबर 1949। सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि संविधान सभा द्वारा नागरिकता के अनुच्छेदों को स्वीकृति कब प्रदान की गई, क्या बताओगे, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता के अनुच्छेदों को स्वीकृति प्रदान की गई। रीजन कारण क्या था यार कि हमारे मूल संविधान में आप देखेंगे यार 395 आर्टिकल थे। हमने आपको बताया भी था यार कि हमारे मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, जो प्रेजेंट टाइम कितने आर्टिकल हैं, 470। 395 आर्टिकल में जो मूल संविधान में 16 आर्टिकल थे, एक 26 नवंबर 1949 को पूरे भारत के राज्य में लागू कर दिया गया, और 26 नवंबर को कहा गया भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो इन्होंने कहा 26 नवंबर का शुभ का दिन है, 26 नवंबर को हम विधि दिवस मनाएंगे, अब साथ में क्या मनाएंगे, संविधान दिवस में। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि नागरिकता को संविधान सभा द्वारा अनुच्छेदों को किस डेट को स्वीकृति प्रदान की गई थी, 26 नवंबर 1949 को। आप देखिए हमारे संविधान को पूर्णतः लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट रूप से लागू कर दिया गया। लेकिन नागरिकता पे कोई नियम कानून नहीं था। जब जैसे आता था भारत के लोग नागरिकता लेते जाते थे। नागरिकता पे सबसे पहले नियम कानून बना तो 1955 में बना, यानी नागरिकता पे सबसे पहले नियम कानून जो बना था 1955 में। 1955 में नियम कानून बनाया गया, और नियम कानून बनाने के लिए नागरिकता के और स्टैंडर्ड करके संविधान में संशोधन किया गया। और संविधान में नागरिकता में पहला संशोधन हुआ 1986 में, दूसरा संशोधन 1992 में, और तीसरा हुआ 2003 में, और चौथा जो संशोधन हुआ 2005 में, और पांचवा 2015 में, और लास्ट संशोधन हुआ 2019। यानी नागरिकता को स्टैंडर्ड नियम कानून बनाने के लिए अब तक नागरिकता में 6 बार संशोधन किया गया। पहला संशोधन करके कहा गया कि नागरिकता में कोई भारत में जन्म लेता है लेकिन माता को होना मस्ट रहेगा तभी उसको नागरिकता मिलेगी। इसके बाद नागरिकता संशोधन 1992 के तहत कहा गया कि माता के साथ साथ पिता का भी होना मस्ट है तभी आपको नागरिकता मिलेगी। साथ में 2003 में नागरिकता संशोधन को कहा माता पिता के साथ साथ जिनका अधिवास घर मकान भी होगा तभी नागरिकता मिलेगी। और 2005 में पूरा संपूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। और 2015 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी 2014 में, तो उन्होंने 2 संशोधन कहा। 2015 में कहा कि कोई भी विदेशी महिला अगर भारतीय पुरुष विदेश में जाता है जॉब करने के लिए, राजा कोई विदेशी महिला पसंद आती है, अगर विदेशी महिला शादी करना चाहता है भारतीय पुरुष, जो विदेशी महिला होगी पुरुष के आधार पर उसकी भारतीय नागरिक कहलाएगी। और 2019 में आपको पढ़ना है क्या मुद्दा था, क्या चीजें चल रही थी, उसको करके आपको कैप्चर करना है। तो पूछा जाता है नागरिकता पे सबसे पहले नियम कानून कब बना था, 1955 में। नागरिकता में कितनी बार संशोधन किया गया, 6 बार। और पहला संशोधन, दूसरा संशोधन, तीसरा संशोधन, चौथा संशोधन, 5वां और लास्ट संशोधन। तो ये सब चीजें मैंने आपको बेसिक पूरा कंप्लीट रूप से बेहतर तरीके से मैं चीजें आपको बता दिया है कि नहीं। एनआई पीआई बार पढ़ना, तो यहां से प्रश्न आएगा, चीजें कर ले आओगे, बोलो भैया। चलो बताओ, भाग में नागरिकता को लिख किया गया है, कहां से आर्टिकल है, नागरिकता किस देश से लिया गया है, भारतीय संविधान कैसी नागरिकता है, अमेरिका कैसी नागरिकता है, स्विट्जरलैंड की कैसी नागरिकता है, नागरिकता को संविधान सभा द्वारा अनुच्छेदों को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी। अच्छा, कोई पूछ रही है नागरिकता पे सबसे पहले नियम कानून कब बना था,
नागरिकता में कितनी बार संशोधन किया गया? पहला संशोधन कब हुआ था? दूसरा संशोधन, तीसरा संशोधन, चौथा संशोधन, पांचवा और लास्ट संशोधन 2019। आप समझिएगा। एनआरआई पीआईओ का मतलब क्या होता है? ये सब नागरिकता में बेसिक चीज आपको जानना चाहिए, एनआरआई और पीआईओ। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडिया। पीआईओ का फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एनआई को इंग्लिश में कहते हैं अप्रवासी भारतीय, हिंदी में। पीआईओ को कहते हैं डियर भारतवंशी या भारतीय मूल व्यक्ति। यानी एनआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडिया और पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एनआई को हिंदी में कहते हैं अप्रवासी भारतीय और पीआईओ को हिंदी में कहते हैं भारतवंशी या भारतीय मूल व्यक्ति। एनआई का अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो वह भारत का नागरिक जो किसी अन्य देश में अस्थायी रूप से लगभग 180 दिनों तक रह रहा हो उसी को अप्रवासी भारतीय कहते हैं। यानी अप्रवासी भारतीय की डिफिनेशन की बात करें तो वह भारत का नागरिक जो किसी अन्य देश में, चाहे अमेरिका में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे भारत को छोड़कर किसी भी अन्य देश में लगभग 183 दिनों के आसपास रह रहा हो उसी को हम क्या कहते हैं? अप्रवासी भारतीय कहते हैं। है कि नहीं? आप देखेंगे कुछ लोग गांव से चले जाते हैं विदेश में जॉब करने के लिए। कोई 2 साल जॉब करता है, कोई 3 साल जॉब करता है, कोई 4 साल जॉब करता है कि नहीं? उन्हीं को नाम दिया गया अप्रवासी भारतीय। अगर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए सच्चा देशभक्ति तो जल सेना, थल सेना, वायु सेना का गया। इसके बाद देखा जाए तो हमारे पैरामिलिट्री वगैरह होते हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ के लोग होते हैं। इसके बाद हमारे पुलिस विभाग होती है, कर्मचारी होते हैं। इसके बाद लास्ट में देखा जाए तो हमारे देशभक्ति जो होते हैं अप्रवासी भारतीय होते हैं, क्योंकि अपने कंट्री को छोड़ के किसी अन्य देश में गए जॉब करने के लिए, और जॉब करने के लिए गए और भारत के अंतर्गत करने की चीजों को, जीडीपी, जीएनपी को बढ़ा रहे हैं, अर्थव्यवस्था को इंक्रीज कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री बने थे बीजेपी के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी। तो अमेरिका के लाख मना करने के बाद इन्होंने परमाणु परीक्षण किया था और अमेरिका ने क्या किया था? आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बंद कर दिया था, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत डाउन होने लगी। और हमारे जो एनआरआई थे इन्होंने डॉलर के माध्यम से भारत में पैसा भेजा, जिससे भारत की जीडीपी, जीएनपी बहुत इंक्रीज हुई। तो एनआरआई का मतलब यही होता है वह भारत का नागरिक जो भारतीय नागरिकता त्याग कर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो उसी को हम क्या कहते हैं? अप्रवासी भारतीय कहते हैं। भाई बहुत से ऐसे हैं चीजें आप देखेंगे डियर, चीजें आपको देखने को मिलती है कि नहीं? गांव वगैरह कस्बे में किसी घर परिवार के लोग जाते हैं कि नहीं? इसी पे खेसारी लाल यादव गाना बनाते सैया जी अरब के साथ लड़ा, है कि नहीं? सुने होंगे आप लोग। क्यों? तो अप्रवासी भारतीय का मतलब ये होता है वह भारत का नागरिक जो भारतीय नागरिकता त्याग कर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो उसी को हम क्या कहते हैं? अप्रवासी भारतीय कहते हैं। आप तो क्लियर हो गया ना? क्यों? क्या करें? क्या करें? सेम लिखवाएं क्या? हाँ, अन्य देश की। तो हमें ये अलग लिखवाना, दोनों सेम लिखवाएं। अप्रवासी भारतीय नहीं बताने क्या? अप्रवासी भारतीय का मतलब यही बताया कि वह भारत का नागरिक किसी अन्य देश में लगभग 183 दिनों तक रह रहा हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? अप्रवासी भारतीय कहते हैं। बताया तो कई बार, है कि नहीं? आप समझिएगा। पीआईओ, पीआईओ का मतलब क्या है? पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन, जिसे हम भारतवंशी या भारत के मूल व्यक्ति कहते हैं। भारतवंशी या भारत के मूल व्यक्ति का मतलब क्या है? इस वर्ड को समझिएगा। भारतवंशी यानी भारत का वंश है, भारत का मूल व्यक्ति यानी भारत का रहने वाला है, उसी को हम भारतवंशी, भारत के मूल व्यक्ति कहते हैं। जैसे अगर डिफिनेशन की बात करें तो वह भारत का नागरिक जो भारतीय नागरिकता त्याग कर किसी अन्य देश की नागरिकता, चाहे अमेरिका की, चाहे पाकिस्तान की, चाहे फायरलैंड की, चाहे किसी भी देश की नागरिकता, तो वह भारत का नागरिक जो भारतीय नागरिकता त्याग कर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो तो उसी को हम भारतवंशी या भारत के मूल व्यक्ति कहते हैं। जैसे मैं भारत का रहने वाला हूं, मुझे भारत ना लगे तो मैं भारत की नागरिकता त्याग कर मैं अमेरिका की नागरिकता ले लूं, स्विट्जरलैंड की नागरिकता, चाहे किसी भी देश की नागरिकता ले, तो मैं जो कहां जाऊंगा उसको क्या कहेंगे? भारतवंशी या भारत के मूल व्यक्ति कहेंगे। जैसे ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है, आज बना है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, तो भारतवंशी, भारत का व्यक्ति है। यानी पहले उसका ब्रिटेन में जन्म था, आप देखिए दादा परदादा, और उसके दादा परदादा नागरिकता छोड़ दिए, आज किसकी नागरिकता लिए? ब्रिटेन की नागरिकता। आप देखिए पेपर में लिखा होगा कि भारत का वंशी अमेरिका का उपराष्ट्रपति बन गया। कमला हैरिस पहले अमेरिका के जो थे उपराष्ट्रपति हैं, आज पहले भारत के रहने वाले थे। आप देखिए पेपर में लिखा था भारतवंशी, आप देखेंगे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया। तो भारतवंशी का मतलब ये होता है वह भारत का नागरिक जो भारतीय नागरिकता त्याग कर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो उसी को हम क्या कहते हैं? भारतवंशी या भारत के मूल व्यक्ति कहते हैं। आप देखिए यार एक कमेटी बनी जिसका नाम था 2003 में, क्या जी बताया तो 5 बार बताया। एनआरआई का मतलब ये होता है वह भारत का नागरिक, चाहे कोई भी, हम आप किसी भी अन्य देश में लगभग
183 दिनों तक लगातार 6 महीने तक लगातार हम किसी देश में रह रहे हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? अप्रवासी भारतीय। बात समझो, तुम समझे नहीं जी, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। पहले समझो, दोनों टॉपिक समझ लोगे तब समझोगे। तुम गधों वाला दिमाग जैसे तुम कंसेप्ट लगा रहे हो, पहले दोनों समझ लो तब समझो। एनआई का मतलब जानो, वह भारत का नागरिक जो किसी भी अन्य देश में लगभग कितने दिनों तक लगातार रह रहा हो? 183 दिनों तक, है कि नहीं? जैसे मान लो तुम ही हो, चले गए विदेश में जॉब करने के लिए, 2 साल वीजा के लिए, 3 साल, तुम क्या कहलाओगे? एनआई कहलाओगे, है कि नहीं? एनआई क्लियर हो? आप पीआईओ समझो। पीआईओ का मतलब होता है कि एकदम भारत की नागरिकता त्याग कर किसी भी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया, उसी को हम क्या कहते हैं? पीआईओ कहते हैं। पीआईओ का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वह भारत का नागरिक जो भारतीय नागरिकता त्याग कर किसी भी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, उसी को हम क्या कहते हैं? भारतवंशी, भारत के मूल व्यक्ति कहते हैं। हाँ देखिए, 2003 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी। इन्होंने कहा जो भारतवंशी जो भारत की नागरिकता त्याग कर दी है, भारत की नागरिकता नहीं ली है, ये 2003 में लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी ने कहा कि अगर भारत में आते हैं, इनको केवल सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र में भाग लेने का अधिकार रहेगा। लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी ने कहा इन्हें राजनीतिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। और सोचिए कि जो भारत की नागरिकता छोड़ दिया था 2003 से पहले, उसको कोई राइट्स अधिकार नहीं था। जैसे मान लीजिए हम भी भारत में रहे, लगभग 20 साल 25 साल रह लिए, मैं भारत की नागरिकता छोड़ के अगर भारत में आऊंगा तो मुझे कोई राइट्स अधिकार नहीं है, थोड़ा और लगेगा यार, देखो भारत में जन्म था, आज मैं भारत में कोई समान वैल्यू नहीं मिलता। तीसरी समान वैल्यू के लिए 2003 में लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी बनी। इन्होंने कहा कोई भी भारतवंशी या अमेरिका को राष्ट्रपति जो कमला हैरिस है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, अगर भारत में आता है तो उसको सामाजिक रूप से भाग लेने का अधिकार रहेगा। धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर भाग ले सकता है। धार्मिक क्षेत्र में भाग लेने का अधिकार रहेगा, पूजा पाठ भी कर सकता है। आर्थिक क्षेत्र में भाग लेने का अधिकार, बिजनेस व्यापार भी कर सकता है। लेकिन ये भारतवंशी अगर आते हैं भारत में, इनको 2 क्षेत्रों में भाग लेने का अधिकार नहीं रहेगा। राजनीतिक यानी वोट डालने का अधिकार नहीं रहेगा। प्रशासन का मतलब होता है कि देश में क्या गतिविधियां हो रही है उसमें भाग लेने का अधिकार नहीं रहेगा। तो पूछा जाता है इन भारतवंशियों को किन क्षेत्रों में भाग लेने का अधिकार नहीं, क्या बताओगे? राजनीतिक और प्रशासन। और किन क्षेत्रों में भाग लेने का अधिकार है? सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र में। तो पीआईओ एनआई का मतलब ये समझा कि कोई भी पुरुष किसी अन्य देश में लगातार 6 महीने तक रहता हो, उसको हम एनआई कहते हैं। पीआईओ का मतलब समझा कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वह भारत का नागरिक जो भारत की नागरिकता एकदम कंप्लीट रूप से छोड़ दिया, उसी को हम क्या कहते हैं? भारतवंशी, भारत के मूल व्यक्ति कहते हैं। एनआई पीआईओ समझ में आया? क्यों जी समझ में आया? कोई पूछे बता लिया? चलो अब हेडिंग डालो, आर्टिकल 5 से 11। अब हेडिंग डालो प्रावधान, प्रोविजन, जिसे प्रावधान कहते हैं। हेडिंग डालिए आर्टिकल 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। चलिए हेडिंग डालिए प्रोविजन, प्रावधान यानी अनुच्छेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। 4 के बाद 5वां अनुच्छेद, आर्टिकल 5 हेडिंग डालिए संविधान के प्रारंभ नागरिकता। चलिए 10 से 15 मिनट वाला लिखवा देते हैं, कल समझाएंगे इसको, ठीक? हेडिंग डालिए संविधान के लिखिएगा वह भारत का नागरिक, लिखिएगा वह प्रत्येक व्यक्ति, सॉरी लिखिएगा संविधान के प्रारंभ नागरिकता, लिखिएगा वह प्रत्येक व्यक्ति जिनका भारत में, वह प्रत्येक व्यक्ति जिनका भारत में, वह प्रत्येक व्यक्ति जिनका भारत में अधिवास, अधिवास मतलब घर मकान होता है। वह प्रत्येक व्यक्ति जिनका भारत में अधिवास, अधिवास मतलब घर मकान, अधिवास हो या अधिवास हो या अधिवास हो या उसके माता पिता, अधिवास हो या उसके माता पिता, वह भारत के नागरिक जिनका भारत में अधिवास हो या वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो। पहले ध्यान सुनो, आराम से लिखो। वह प्रत्येक व्यक्ति जिनका भारत में अधिवास हो या भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो। गलत बोल दिया क्या? चलो कोई बात नहीं, सेंटेंस इधर उधर बोले, मिला लो एक बार। वह प्रत्येक व्यक्ति जिनका भारत में अधिवास हो, अधिवास में घर मकान, या उनके माता पिता, हाँ, या उनके माता पिता भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिए हो, या उनके माता पिता भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिए हो, या उनके माता पिता भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिए हो, या या कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति या उनके माता पिता भारत के राज्य में जन्म लिए हो, या कोई व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो, कोई भी व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो, कोई भी व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो, या संविधान लागू होने के, या जन्म लिया हो, या संविधान लागू होने के, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा हो,
संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा हो तो उपयुक्त सभी व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो उपयुक्त ऐसे लिखेंगे, उपयुक्त सभी व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाएंगे। उपयुक्त सभी व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाएंगे। उपयुक्त सभी व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाएंगे। चलिए अब हेडिंग डालेगा आर्टिकल 6। हेडिंग डालेगा आर्टिकल 6। में लिखेगा पाकिस्तान को छोड़कर भारत में प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार, व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार। लिखिएगा पाकिस्तान को छोड़कर भारत में कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार। प्रव्रजन का मतलब माइग्रेशन है, एक देश से दूसरे देश में आना या दूसरे देश से एक देश में जाना प्रव्रजन कहलाता है कि नहीं। लिखिएगा पाकिस्तान को छोड़कर हेडिंग भारत में प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार। लिखिएगा इसमें, लिखिएगा पहला पॉइंट 19 जुलाई 1948 के पूर्व। पहला पॉइंट लिखिएगा 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 के पूर्व जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पूर्व जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हों, 19 जुलाई 1948 के पूर्व जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हों वे सभी भारत के नागरिक कहलाएंगे। 19 जुलाई 1948 के पूर्व जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हों, वे सभी पाकिस्तान के नागरिक, वे सभी भारत के नागरिक कहलाएंगे। 19 जुलाई 1948 के पूर्व जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हों वे सभी भारत के नागरिक कहलाएंगे। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें 19 जुलाई 1948 के बाद, लिखिएगा 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हों, 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हों उन्हें 6 महीने यानी 6 मंथ, उन्हें 6 महीने भारत में, उन्हें 6 महीने यानी 6 मंथ भारत में अस्थायी, यहां पर लिखिए अस्थायी ऐसे लिखिएगा 6 महीने अस्थायी रूप से, 6 महीने अस्थायी रूप से रहने के पश्चात, रहने के पश्चात पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, 6 महीने अस्थायी रूप से रहने के पश्चात पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। 6 महीने रहने के पश्चात पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, 6 महीने रहने के पश्चात पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, हो गया। पंजीकरण के माध्यम से यानी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। चलो अब हेडिंग डालो आर्टिकल 7। आर्टिकल 6 का उल्टा 7 है, 7 का उल्टा 6 है, तो जहां पाकिस्तान होगा वहां क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, है कि नहीं। तो हेडिंग डालेगा आर्टिकल 7 में, लिखेगा आर्टिकल 7 में, लिखेगा भारत को छोड़कर, लिखेगा भारत को छोड़कर पाकिस्तान में प्रव्रजन करने वाले, लिखिएगा आर्टिकल 7 में भारत को छोड़कर पाकिस्तान में प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के, प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार, प्रव्रजन करने वाले नागरिकता संबंधित अधिकार। करने वाले नागरिकता संबंधी अधिकार, हो गया। चलिए लिखिएगा इसमें एक ही पॉइंट लिखिएगा 1 मार्च 1947, यहां पर लिखें 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए हों, 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए हों
वे भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। चले गए हों, वे भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, अर्थात वे भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, अर्थात पाकिस्तान के नागरिक कहलाएंगे। वे भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, अर्थात वे पाकिस्तान के नागरिक कहलाएंगे। वे भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, अर्थात वे पाकिस्तान के नागरिक कहलाएंगे। चलिए अगली हेडिंग डालेगा आर्टिकल 8। हेडिंग डालेगा अगली आर्टिकल 8। लिखेगा भारत के बाहर रहने वाले उद्भव, उद्भव मतलब ओरिजिन होता है डियर, है कि? भारत के बाहर रहने वाले उद्भव के आधार पर कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार, देखिए भारत के बाहर रहने वाले उद्भव के आधार पे कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार, व्यक्तियों के नागरिकता संबंधित अधिकार लिखेगा इसमें, लिखेगा वह प्रत्येक व्यक्ति लिखेगा इसमें, वह प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अन्य देश में, वह प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अन्य देश में अस्थायी ऐसे लिखेगा, वह प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अन्य देश में अस्थायी रूप से, जो किसी अन्य देश में अस्थायी रूप से रह रहा हो, जो किसी अन्य देश में अस्थायी रूप से रह रहा हो, तथा उसके माता पिता रह रहा हो, तथा उसके माता पिता भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिए हों, अस्थायी रूप से रह रहा हो, तथा उसके माता पिता भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिए हों, या दादा दादी नाना नानी, या दादा दादी नाना नानी इत्यादि, 1935 के दादा दादी नाना नानी 1935 के भारत शासन अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत परिभाषित, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत परिभाषित दादा दादी नाना नानी इत्यादि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र में, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो, तो वह प्रत्येक व्यक्ति जन्म लिया हो, तो प्रत्येक व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से, यानी रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी, पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। चलो हेडिंग डाल के छोड़ दो आर्टिकल 9, ठीक, बात समझो डियर। तो हमने आपको बेसिक चीजें पढ़ा दी एनआईपीआई के बारे में, कल आएंगे, समय तो आज से पढ़ा देंगे लेकिन कल अच्छे से 5 से 11 तक आर्टिकल पूरा 1 घंटा समझाएंगे। तो बेसिक चीजें कोई पूछे बता लिया, चलो बताओ किस भाग में नागरिकता को उल्लेख किया गया है, कहां से आर्टिकल है, नागरिकता किस देश से लिया गया है, भारतीय संविधान कैसे नागरिकता है, अमेरिका कैसे नागरिकता है, स्विट्जरलैंड की कैसे नागरिकता है, नागरिकता पर सबसे पहले नियम कानून कब बना था, नागरिकता में कितनी बार संशोधन किया गया है, नागरिकता को संविधान सभा द्वारा अनुच्छेद कब स्वीकृति प्रदान की गई थी, 26 नवंबर 1949 को, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे आर्टिकल 5 से 11।